नमस्कार। और मेरे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जियोग्राफी जीएस के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें विश्व के भूगोल का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे चर्चा की जा रही है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अभी तक आप जानते हैं कि मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का परिचय आपको पढ़ा दिया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत पढ़ाए जा चुके हैं, उनकी चोटियां पढ़ाई जा चुकी हैं। हम पठारों की तरफ प्रवेश किए हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पठारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज का क्लास मेरा निर्भर कर रहा है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पठारों का अगर हम क्रम देखेंगे तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पठार है वो है ब्राजील की उच्च भूमि। ब्राजील की उच्च भूमि से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से अनेकों प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और आने वाले समयों में भी पूछे जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और इसको नोट्स अवश्य बनाइएगा, जिससे आपका पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी मैं आपको तय समय के अंतर्गत उपलब्ध करा दूंगा। वो भी पूरा निःशुल्क है, आपका इसके लिए कोई अलग से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करता हूं। आज का मैं अपना टॉपिक, जो कि आप जानते हैं, ब्राजील की उच्च भूमि से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग एटलस में आ जाइए, एटलस खोल लीजिए और एटलस में आप लोग देखिए, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर आपको 4 पठार देखने को मिल रहे हैं। आज 4 पठार की ही चर्चा है, शेष पठार की चर्चा अगले वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज की जो टॉपिक है वो है आपकी गुयाना की उच्च भूमि, कटंगा का पठार, ब्राजील की उच्च भूमि और माटो ग्रासो का पठार। तो मेरा आज जो पूरा लेक्चर है वो केवल और केवल इन्हीं 4 पठारों को लेकर के ही आज केंद्रित रहेगा। तो शुरू करते हैं। ब्राजील की उच्च भूमि की अगर मैं बात करता हूं तो ब्राजील की उच्च भूमि क्या है? तो ब्राजील की उच्च भूमि एक महाद्वीपीय पठार है। पहले लाइन में हम क्या जानते हैं? ब्राजील की उच्च भूमि एक महाद्वीपीय पठार है। ब्राजील की उच्च भूमि किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने खनिज संपदा के वजह से, जहां पे ये लौह अयस्क, मैग्नीज तथा जस्ता कीमती पत्थरों के भंडार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां पर ब्राजील की उच्च भूमि में एक स्थान है बेलो हार्जेंटो। बेलो हार्जेंटो नगर में एक खान पाई जाती है जिसका नाम है इताविरा की खान। इताविरा की खान, और इसी इताविरा की खान से बड़े पैमाने पे लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। किसका उत्खनन किया जाता है? लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। इसी के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? ब्राजील का रियो डी जेनेरो शहर स्थित है। ब्राजील का रियो डी जेनेरो शहर स्थित है। आप जानते ही हैं, रियो डी जेनेरो ब्राजील की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। अब इसको परिवर्तित करके इसके ब्राजील की राजधानी को उसके मध्यवर्ती भाग ब्राजीलिया में स्थापित किया गया है। तो ब्राजील के निकटवर्ती क्षेत्रों में रियो डी जेनेरो शहर स्थित है। और आप जानते हैं बेलो हार्जेंटो, इताविरा और रियो डी जेनेरो तीनों को मिला करके खनिज त्रिकोण या मिनरल ट्रायंगल का निर्माण किया जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो बेलो हार्जेंटो, इताविरा और रियो डी जेनेरो किसके लिए जाने जाते हैं? खनिज त्रिकोण या मिनरल ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ब्राजील की उच्च भूमि की जलवायु कैसी पाई जाती है। तो याद रखिएगा बेटे, ब्राजील की उच्च भूमि का विस्तार जो है वो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश तथा मानसूनी जलवायु प्रदेश दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। तो ब्राजील की उच्च भूमि
विषुवत रेखा में भी है और मानसूनी जलवायु प्रदेश में भी है। यहाँ वर्षा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। इसके साथ ही चूंकि पठार है तो ये क्या है, ढाल प्रवण भूमि भी यहाँ पे उपलब्ध है। और जब ढाल भी है, तापमान भी है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, तो होगा ये कि और यहाँ पे एक टेरारोक्सा मृदा पाई जाएगी। टेरारोक्सा मृदा जो कि ज्वालामुखी लावा से निर्मित होती है। तो तापमान भी है, वर्षा भी है, ढाल प्रवणता भी है और कॉफी और कहवा की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए टेरारोक्सा मृदा, वो मृदा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो इन सभी पारिस्थितिकीय या जलवायुवीय अनुकूलता के क्रम में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्राजील की उच्च भूमि कहवा तथा कॉफी की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राजील में कहवा की कृषि या जो फसल लगाई जाती है इसको बोला क्या जाता है? तो इसको फजेंडा के रूप में जाना जाता है। ये जो बागान लगाए जाते हैं, इन बागानों को फजेंडा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ब्राजील की उच्च भूमि में जो कहवा के पेड़ लगाए गए थे, ये 10 से 12 साल पुराने हो चुके हैं और अब यहाँ पे नए पौधों का लगाया गया है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे क्या है कि कॉफी के उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इतना भी कम नहीं हो गया है कि अपने विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादित करने वाला जो इसका उपलब्धि है, प्रशस्ति है, उसको ये खोया नहीं है। आज भी यह विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला देश के रूप में ब्राजील जाना जाता है। अब इसके विकल्प के तौर पे एक और देश है कोलंबिया। कोलंबिया ने क्या किया, वहां पर भी सेम जलवायु दशा पाई जा रही थी, तो उसने क्या किया, एंडीज पर्वत के जो ढलान है उत्तर पूर्व में, तो उस ढलानों पर उसने क्या कर दिया, कॉफी के नए बागान वृक्ष लगाए, नए पौधे लगाए, जिससे क्या हुआ है, जहाँ पे कॉफी के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। किंतु ये वृद्धि इतनी भी नहीं है कि ब्राजील को पीछे कर सके, लेकिन यहाँ पे उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। तो वही लिखा गया है, एंडीज के उत्तरी ढलानों पर कोलंबिया में कॉफी के नए वृक्ष लगाए गए हैं, जहां कॉफी के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, किंतु कोलंबिया ब्राजील की तुलना में कहवा का कम उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब अगली बात कर लेते हैं, अब इन अन्य पठारों की बात करते हैं। तो ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर में कटंगा का पठार स्थित है, जहां उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जिसको कटिंगास के रूप में जाना जाता है। इन कटीली झाड़ियों को क्या कहते हैं, कटिंगास कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्राजील की उच्च भूमि से टोकेंटिस नदी निकलकर उत्तर की ओर, सान फ्रांसिस्को नदी निकलकर पूरब की ओर, उरुग्वे पलाना नदियां निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। और आप जानते हैं, अगर किसी स्थान से चारों दिशा में क्या होती है, जल सोर्स निकल करके प्रवाहित होते हैं, तो इसे ही अरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। अरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ब्राजील की उच्च भूमि एक अरीय अपवाह तंत्र या केंद्र त्यागी अपवाह तंत्र के रूप में भी जानी जाती है। आते हैं, बात कर लेते हैं गुयाना की उच्च भूमि की, और यहाँ पे भी एक पठार और है, माटो ग्रासो का पठार। तो माटो ग्रासो का पठार के लिए क्या है, ब्राजील के दक्षिण पश्चिम में माटो ग्रासो का पठार स्थित है, जो इस महाद्वीप में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो माटो ग्रासो और माटो ग्रासो मैग्नीज, माँ से माटो ग्रासो, माँ से मैग्नीज। याद रखना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अगर सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादक अगर कोई है तो वो पठार कौन सा है, माटो ग्रासो का पठार है। अगर देश की बात करेंगे तो देश है ब्राजील। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुयाना की उच्च भूमि के बारे में। तो इस पठार का विस्तार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना तथा ब्राजील में है। और इस पठार से ओरिनिको नदी तथा उसकी सहायक चिवरे नदी निकलती है। चिवरे नदी को ही केराव भी कहा जाता है। चिवरे नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल पाया जाता है। तो चिवरे नदी के तट पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल स्थित है। तो ये रहा आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले पठारों की कुछ चर्चा है। तो आप लोग इसको अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलिएगा, खूब मन लगा करके पढ़िएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे नए चैनल को
जैसे नए वीडियो में डालता हूं तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकॉन को भी आप अवश्य दबाइएगा। तो चलते हैं, इसी के साथ आज हम अपनी बात को विराम करते हैं। कल की जो रहेगा नए विषय दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अगले भाग की ओर, जो कि है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियां, उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इसके लिए पूरी तैयारी करके आइए, ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई समस्या न होने पाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी भी रूप में आपको कहीं पे कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट करके अवश्य हमसे पूछिए। मैं आपका उत्तर तुरंत उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग मेहनत करिए। तब तक के लिए बाय बाय।